नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस के आर कृष्णा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट। आप सभी को पता है कि 1 फरवरी को बजट को पेश कर दिया गया है। इस बजट के बारे में साधारण बिल्कुल देसी भाषा में कैसे ये बजट का पूरा प्रोसेस गुजरता है, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज़ें हम जानेंगे कि बजट क्या होता है, ये कौन पास करते हैं और इन सब को जो ये बजट बनता कैसे, ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि ये टॉपिक को स्टार्ट करूं, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है? दोस्तों, मैं बता रहा हूं, ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपके लिए, इसलिए इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि जानकारी अन्य लोगों को भी शेयर किया जा सके। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्या होता है बजट? दोस्तों, अगर सीधा सपाटा में कहा जाए तो यह आमदनी खर्चों का लेखा जोखा होता है। मतलब जिस प्रकार से करम भरम का लेखा जोखा होता है, हाँ, तो वही समझ। नहीं तो तुम इन दोनों का वीडियो देखा कर, समझ में आया? अच्छा, तो अब हम दोस्तों बात करते हैं बजट का कि इसका सीधा मतलब क्या होता है। एक वित्तीय वर्ष में आय व्यय का लेखा जोखा। जैसा कि आप सभी को पता है, फाइनेंशियल ईयर का जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है और ये जो खत्म होता है वो 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो ऐसे में 1 फरवरी को बजट का आना पिछले वर्ष का हिसाब किताब और अगले वर्षों का प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को दर्शाता है। इसका पूरा ब्यौरा का मूल्यांकन होता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द ओवर द पास्ट 1 ईयर एंड फॉर द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, ये चीजें इसमें लिखा हुआ होता है। तो इन सभी बातों से एक बात का निष्कर्ष निकल कर आया कि बजट जो होता है वो खर्चा और आमदनी का एक बड़ा सा लिस्ट होता है। इस लिस्ट में गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्ट्री होते हैं उन सभी का चाहत शामिल होता है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्ट्री होते हैं उन्हें यह बताना होता है किस प्रकार के लिए और कितना पैसा चाहिए। इन सभी बातों को सुनने के बाद वित्त मंत्रालय सितंबर से जनवरी तक इस पर जीतोड़ काम करते हैं, विचार करते हैं। इस तरह से एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है बजट। उन सभी प्रोसेस के पूरा हो जाने के बाद 1 फरवरी को लोकसभा में इसे सरकार और देशवासियों के सामने अप्रूवल के लिए पास किया जाता है। पास यानी कि पेश किया जाता है। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं, इस बात को समझिएगा। देश के भीतर जितना भी मंत्रालय है वो अपनी अपनी मांगों को वित्त मंत्रालय से अवगत कराते हैं। बजट तैयारी के लिए ये सभी जानकारी अहम होता है, इसलिए इन सभी तथ्यों को बारीकी से अध्ययन किया जाता है। शुरू से बताऊं तो दरअसल सितंबर महीना में जितने भी मंत्रालय हैं उनके वित्तीय सलाहकार को एक चिट्ठी लिखा जाता है, यानी कि चिट्ठी भेजी जाती है और उनसे पूछा जाता है कि आप अगले साल के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्या खर्च करना चाहते हैं। उनके जवाब आने के बाद फिर मंत्रालयों की वित्त मंत्रालय के साथ बैठकें होती है। आप समझ रहे हैं ना कैसे सितंबर से जनवरी तक का यह पूरा प्रोसेस बजट को तैयार करने के लिए काम पूरा करता है। अब जब वह बैठकें कंप्लीट हो जाती है ना, तो एक मोटा मोटी रकम सभी मंत्रालयों के लिए सेट कर दिया जाता है और यह सब कुछ अक्टूबर नवंबर तक चलता जाता है। दिसंबर और जनवरी में अलग अलग उद्योग संगठनों के साथ चर्चा होती है। क्या चर्चा होती है कि वो जो जितना भी अमाउंट को सेट किया गया है, क्या उसमें कम है या ज्यादा है। इट मीन्स वो जो लगभग में अनुमानित रकम है उसका कितना लगभग में सेट अमाउंट का वो आता है। इन सब चीजों के बारे में वो एनालिसिस करते हैं, चर्चा करते हैं। मतलब समझिए कि मंजूरी तय किया जाता है कौन से प्रस्ताव को शामिल करना है और किसे हटाना है। ये सब कुछ दिसंबर जनवरी तक चलता रहता है। उसके बाद
वो फाइनलाइज किया जाता है। इन सारे प्रावधान के बाद अंतिम फेज आता है स्पीच राइटिंग का। इसमें सरकार का दृष्टिकोण देखा जाता है, सरकार देखती है इसमें क्या कुछ बदलाव करना है, ये सब कुछ चलता रहता है और अंतिम में स्पीच राइटिंग से ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। दोस्तों ब्लूप्रिंट वो जो हमारे पास जो हमारे लोकसभा में पेश किए जाते हैं, उसे ब्लूप्रिंट को, जो ब्लू सीट होता है, उसको प्रिंट करने से पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो ये आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। दरअसल जो वित्त मंत्री होते हैं उन्हें अपने 100 से अधिक अधिकारी के साथ करीबन 10 से 15 दिन तक एक अलग जगह पे उनको रखा जाता है, यानी कि बेसमेंट में, पार्लियामेंट के बेसमेंट में आई थिंक वहां पे उनको रखा जाता है और वो उन्हीं के देख रेख में वहां पर वो ब्लूप्रिंट जो भी होते हैं उनको तैयार किया जाता है। और ये कोई एक आदमी नहीं हैंडल करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ब्लूप्रिंट जो होता है वो नीला रंग का कागजात होता है, जिसके अंदर तैयार हो चुके बजट के दस्तावेज का मुख्य बिंदु शामिल होते हैं। इस दस्तावेज को ज्वाइंट सेक्रेटरी के कस्टडी में रखा जाता है। इस ब्लूप्रिंट में बजट प्रपोजल और सरकार के एनुअल एक्सपेंडिचर का पूरा ब्यौरा होता है। आपको पता है बजट पेश होने से पहले किसी को बजट के बारे में कुछ नहीं पता होता है, सिवाय फाइनेंस मिनिस्टर को और प्रधानमंत्री को। इन दोनों को पता होता है कि उस बजट में क्या है और क्या हमें जो हमारे देशवासी को बताना है, वो सारी चीजें उसमें उन्हें पता होता है। यानी कि एक फाइनेंस मिनिस्टर को और दूसरा हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको पता होता है। अब आपको यह भी पता होगा यानी कि बजट पेश होने से पहले किसी को बजट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, कुछ नहीं पता होता है, सिवाय फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के, जो हमने अभी बताया आपको, ठीक है। लेकिन लोकसभा में ये जो पेश होता है वो 11 बजे के आसपास में, शायद 11:02 3 मिनट पे ऐसा ही कुछ पेश किया जाता है। इससे पहले ये जो 11 बजे बजट पेश होता है, उससे पहले 1 घंटा पहले कैबिनेट का मीटिंग होता है और उस मीटिंग से पहले हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनसे भी हमें मंजूरी लेना पड़ता है, यानी कि वित्त मंत्रालय उनसे मंजूरी लेती है, ठीक है। तो 11:02 यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो मंजूरी दे दिए, उसके बाद जाकर के एक कैबिनेट मीटिंग होता है 1 घंटे का 10 से 11 में, और उसके बाद 11:02 में यह सभी दस्तावेज को खोला जाता है। उन सभी का उल्लेख किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। वो बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें उसमें शामिल किया गया है, क्या क्या चीजें उससे एक्सक्लूड किया गया है। एक और बात, पहले रेल बजट जो था ना वो अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2016 में बीजेपी सरकार ने इसे आम बजट के साथ मिलाने का प्रस्ताव किया रखा था, जिसे राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दिया। और फिर ये जो रेल बजट था वो आम बजट के साथ 1 फरवरी को ही लोकसभा में एक साथ पेश होने लगा, ठीक है। तो बजट से संबंधित एक खास जानकारी मैं आपको और बताना चाहता हूं। वैसे तो अब फिजिकल डॉक्यूमेंट बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फिजिकल डॉक्यूमेंट दिया जाता है। हर डॉक्यूमेंट का अपना एक अलग कलर कोड होता है, और वही कलर कोड, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर का जो दस्तावेज होता है वो नीला रंग का होता है, खर्च का जो रंग होता है वो पीला, आमदनी का जो रंग होता है वो गेरुआ, और जो फाइनेंस बिल होता है ना उसका रंग सफेद होता है। एक्सप्लानेटरी मेमोरेंडम जिसमें कि टैक्स का प्रावधान होते हैं वो गुलाबी कलर के होते हैं, ठीक है। तो वित्त मंत्री बजट के भाषण में पार्ट ए और पार्ट बी में रखते हैं अपनी बात को। तो पार्ट ए में सभी सेक्टर के लिए आवंटन को, नया योजनाओं का ऐलान होता है, मतलब जो जो आवंटन देना उन सभी चीजों का उसमें ऐलान होता है पार्ट ए में। और पार्ट बी जो होता है उसमें खर्च के लिए, पैसा जुटाने के लिए टैक्स से जुड़े प्रस्ताव होते हैं। इसी के ये जो मैंने अभी बताया ना कि पार्ट ए और पार्ट बी, इसी में मंत्रालय के लिए जो पैसे का आवंटन होता है वो पार्ट बी में होता है। तो बजट भाषण पढ़ने के बाद उस पर एक आम चर्चा होती है। बजट में हिस्सा लेने वाले सदस्य बजट के प्रस्तावों तथा नीतियों पर चर्चाएं करते हैं, और इस चर्चा के बाद संसद की कार्यवाही कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाती है, ठीक है। बजट पेश होने के बाद जो चर्चा होता है उसके बाद कुछ दिन के लिए क्या होता है, स्थगित हो जाता है। इस दौरान अस्थायी जो समितियां होती है ना वो मंत्रालयों के अनुमानित खर्च का अध्ययन करते हैं।
जिसे डिमांड फॉर ग्रांट्स कहते हैं। फिर बाद में लोकसभा में इस पर भी चर्चा होता है, वोटिंग होता है। इससे जो जरूरी तथ्य यह है कि संसद में पेश होने के 75 दिन के भीतर ही बजट पारित करना होता है। ठीक है, बहुत ही जरूरी होता है कि उसे 75 दिन के अंदर में पारित कर दिया जाए। इन सब के हो जाने के बाद, मतलब लोकसभा में मंजूरी मिलने के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। फिर राज्यसभा उस मसले पर बहस करती है, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती है, इस बात को समझिएगा। हाँ, सिफारिश कर सकती है कि साहब ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वो कर सकती है। राज्यसभा से जब वापस आ जाती है वो, तो उसके बाद, या फिर ऐसा कहें कि 14 दिन के भीतर वापस नहीं भेजती है राज्यसभा, तो उसे पारित मान लिया जाता है। यह सब कुछ आपको संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट करके समझाया गया है। ठीक है, उसे आप पढ़ के समझ सकते हैं। कुल मिलाकर आपको यह समझ में आ गया होगा कि बजट क्या है, इसे कौन और कहां पेश करते हैं, और वे सारे प्रोसेस जो सितंबर से लेकर जनवरी तक, या यूं कहें कि बजट के जो पेश होने तक अलग अलग प्रारूपों में वित्त मंत्रालय द्वारा काम करना पड़ता है, उन सब चीजों को हमने मिला जुलाकर आपको समझाने की कोशिश किया है। यह सब कुछ डिटेल्स में मैं बताने का मुख्य कारण था कि हम समझें कि कैसे बजट पास होने से पहले जो प्रोसेस होते हैं ना, उसको फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं, अनफोल्ड करते हैं इस वर्ष का बजट को। यह बजट बेहद खास है। ठीक है, हम चलते हैं, अनफोल्ड करते हैं अपने इस साल के बजट को। ये बेहद ही खास है, क्योंकि दोस्तों ये जो बजट है ना, वो कोविड-19 के बाद पहला बजट है। और चूंकि आप सभी को भी पता है कि कोविड-19 ने जो ये पूरे अर्थव्यवस्था को, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उनके अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। तो चलिए हम अपने बजट के बारे में जानते हैं। कोविड-19 के बाद ये पहले बार पेश किया गया है। दोस्तों किसी भी देश का विकास के लिए उस देश का अर्थव्यवस्था का मजबूत होना अत्यंत जरूरी होता है। तो आइए हम अपने बजट को अनफोल्ड करते हैं और जानते हैं। मतलब कदम भदम का लेखा जोखा करना होगा। हाँ, वही करना होगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इन शॉर्ट सुनिएगा, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो है ना, वो गवर्नमेंट ने 16.5 लाख करोड़ उस पर एक्सपेंड किए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पर 40,000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंड किए। माइक्रो इरिगेशन फंड 5,000 करोड़। हेल्थ सेक्टर में पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत करके है, उसमें 64,180 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए गए हैं। जल जीवन मिशन जो अर्बन के लिए है, वो 2,87,000 करोड़ रुपीस। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए 14 लाख तो नहीं है, ये 1,41,678 करोड़ है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के लिए 2,217 करोड़ रुपीज। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, और आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग के लिए उन्होंने 223,846 करोड़ डिसाइड कर रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट है उसमें DA5 5 सालों में वो 5 लाख करोड़ होगा, और गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ रुपीस। नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर 5,000 करोड़, पावर ग्रिड पर 7,000 करोड़, रेलवेज के क्षेत्र में 1,10,055 करोड़। मैंने आपको बताया था कि 2016 से रेलवे के लिए अलग से कोई बजट पेश नहीं होता है, वो आम बजट के साथ मिला दिया गया है। तो आप ऐसा समझिए कि रेलवे के बजट में 1,10,055 करोड़ दिया गया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देखिए 1,18,101 करोड़ लाख। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को समझिए फिर से कि अलग अलग मिनिस्ट्री के ये नाम हैं और इन सब को फंड दिया गया है। आपको मैंने बताया कि एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वो सितंबर से लेकर के जनवरी तक वो प्रोसेस जारी रहता है। तो अब सोचिए, ऐसा समझिएगा कि वो जो होते हैं ना, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर
वो जो चिट्ठी लिखते हैं और जितने भी मंत्रालय होते हैं वो उस चिट्ठी के माध्यम से जवाब देते हैं, और फिर उसके ऊपर जो दिसंबर में मैंने बताया कि अलग अलग संगठनों से, जैसे किसान, मजदूर, उद्योग धंधा वाले, इन सब से मिलकर के फाइनलाइज किया जाता है कि इतना अमाउंट इस मंत्रालय को दिया जाना है, और वही अमाउंट यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसी चीजों पे चर्चा चलती है, बहस चलती है। तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट, ये जो रेलवे है उसमें 1,10,055 करोड़। इसके बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री आता है, इसमें 1,18,101 लाख करोड़, ऐसा कुछ है। उसके बाद ऑगमेंट अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 18,000 करोड़, रोड प्रोजेक्ट्स इन वेस्ट बंगाल 25,000 करोड़, इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई है उसमें उसको बढ़ा दिया गया है। मैंने आपको बताया कि एफडीआई लिमिट को इंक्रीज किया गया है 74% तक। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं इन शॉर्ट कि क्या हुआ है, तो इसमें आप समझिएगा कि ये जो 74% इंक्रीज किए गए हैं, ये पहले हुआ करता था ये 49%। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में पहले बता दूं कि ये जो फॉरेन कंपनी जो होते हैं ना, वो फॉरेन कंपनी, लेकिन इससे पहले मैं आपको पहले बजट का ही पूरा डिटेल बता दे रहा हूं, उसके बाद जाके एफडीआई को मैं आपको समझाऊंगा कि एफडीआई जो होते हैं वो क्या होते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी आपको एफडीआई के बारे में बताऊं कि एफडीआई क्या होता है, तो हमें लगता है कि हमें वो पॉइंट हो सकता है कि छूट जाए। तो आइए मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि हेल्थ केयर और वेलनेस में जो 2,83,000 करोड़, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले यह 137% अधिक है, इस पर इन्होंने जो किया है ना खर्चे, इसमें 30,000 जो सेंटर्स होंगे उसको सेटअप करने के लिए किया गया है। मतलब हेल्थ केयर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने एक गुड हैंडसम अमाउंट डिसाइड कर रखा है। तो इसमें 30,000 सेंटर को जो सेटअप होगा वो सेट किया जाएगा, लगाया जाएगा, जो कि अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में ये मतलब समझो कि एग्जिस्ट करेंगे। इसे 2,83,000 करोड़ में से 35,000 करोड़ रुपया केवल और केवल कोविड-19 के वैक्सीन के लिए किए जाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा है अगर आवश्यकता पड़ा तो और भी सरकार खर्च करेगी। यह वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। अगर पूछिए सच तो यही चीज है। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फाइनेंस ईयर 22 है उसके लिए लगभग में 5.54 लाख करोड़ रुपीज, जो कि पिछले साल के मुकाबले यह 35% अधिक है। तो एक सवाल, एक खास बदलाव जो है, जो कि वैसे एक सवाल ये उठता है मन में कि साहब ये इसमें क्यों इतना एक्सपेंड करे। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे सेक्टर में ऐसे पैसे लगाते हैं जहां से उनको पैसे आने के ज्यादा चांस होते हैं। तो ये जो खास बदलाव है जो कि एफडीआई में 49% से बढ़ा करके 74% किया गया है, ये आप ऐसे समझिए हुआ ये कि एफडीआई जो होता है ना दोस्तों, वो फॉरेन कंपनी किसी कंपनी, इंडियन कंपनी में, मतलब कोई फॉरेन कंपनी है वो इंडियन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती है, तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इसके बताने से क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये हम जानते हैं कि ये जो हमारा जो गवर्नमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं इस बजट में अर्थव्यवस्था को वी शेप में लाने की चेष्टा किया है। वी शेप, ठीक है, वी, ओके, इस शेप में लाने की चेष्टा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार ने बृहद कदम उठाए। सच पूछिए तो ऐसा बजट कहता है, मैं नहीं कहता हूं। मतलब ये हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर से जॉब क्रिएशन भी होगा और भविष्य में भी फायदा होगा, ऐसा गवर्नमेंट मानती है। रेलवे मंत्रालय के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के शायद 1,10,000 करोड़ दिया गया है, यही एग्जैक्ट अमाउंट है। नल जल के लिए 50,000 करोड़ दिया गया। मेरे हिसाब से सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए से को पानी में ही डाल दिया है। मतलब नल जल नाम का प्रयास बिल्कुल ही वाहियात है। इससे प्रकृति का घनघोर नुकसान होता है, ऐसे में मैं समझता हूं। खैर सरकार सोचती होगी घर घर टोटी लगाना जरूरी है। चलिए इस पूरे कहानी को अगर हम देसी भाषा में समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझिए साहब, एक परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं। मतलब मैं पूरे बजट को आपको समझा रहा हूं कि एक परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं। पापा पैसा कमाते हैं और उनको उस पैसा को इस्तेमाल कहां कहां करना है इस बात का ध्यान घर के फाइनेंस मिनिस्टर को रखना पड़ता है। मतलब
अगर आपको पैसा चाहिए होता है तो आप मम्मी से अप्रोच करते हैं, फिर मम्मी आपसे आपके खर्च करने का उद्देश्य पूछते हैं कि बताओ बेटे किस चीज में तुम खर्च करने वाले हो। फिर उस बात को पापा तक पहुंचाया जाता है, फिर आपके खर्च का अनुमान लगाया जाता है और फिर आपको उसका एक अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, अगर आप डिसएग्री हो तो उस पर बहस कर सकते हैं, है ना। तो वो अमाउंट आपको दिया जाता है। ठीक ऐसे ही यह प्रक्रिया लोकसभा के अंदर चलता है, जिसके ठीक ठीक प्रचालन करने से इकोनॉमी का ट्विन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हासिल होता है। मतलब ये हुआ कि ट्विन ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि एक मतलब ग्रोथ और स्टेबिलिटी, इन दोनों चीजों को वो हासिल करते हैं। ठीक है, तो यही था। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या ऐसा दिक्कत है, क्योंकि आपने सुना होगा कि एक लंबी सी बहस चली जाती है और उस बहस में यह कहा जाता है कि सरकार देश बेच रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड एंड व्हिच आर डिस्कसिंग टाइम टू टाइम बाय द पीपल एंड ऐसा कहिए कि जो विरोधी पक्ष के जो होते हैं लोग वो इन चीजों को रखते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि एफडीआई क्या होता है। मैंने आपको कहा कि कोई फॉरेन कंपनी हो, वो अगर इंडियन कंपनी में पैसे लगाती है और यहां पर वो अपना बिजनेस को आगे बढ़ाती है, दैट मीन्स एफडीआई। ओके, सो पहले था ये 49%, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज 74%। ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लीजिए अगर आपके देश में या फिर ऐसा समझिए कि अगर 51% से ज्यादा एफडीआई हो गया तो उसका जो है ना वो कंट्रोल खतरा में हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि फॉरेन कंपनी अगर किसी इंडियन कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एफडीआई। ठीक है, अक्सर जो आप सुन रहे होंगे ना कि सरकार एफडीआई बढ़ाकर गलती कर रही है, तो दरअसल लोगों को जो लगता है वो ये लगता रहता है कि सरकार अगर एफडीआई बढ़ा रही है तो विदेशी कंपनी का हमारे देश में इंटरफेरेंस बढ़ेगी, क्योंकि अगर एक विदेशी कंपनी हमारे देश की कंपनी में इन्वेस्ट करेगी मतलब हमारे देश के शेयर को परचेज करेगी, है ना। हमारे देश के जो कंपनी है उसमें जो वो पैसे लगाए तो वो शेयर यहाँ के परचेज करेगी और फिर शेयर होल्डर बनेगी, और जब कोई शेयर होल्डर बन जाए तो वह फिर मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकती है और फिर वोटिंग राइट भी उसको मिल जाता है, फिर मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। अब यहां पर सवाल उठता है हमारे देश में कि एफडीआई कितना था और कितना हुआ। देखिए दोस्तों, अगर पिछले वर्ष तक की बात करें तो यह 49% था, लेकिन इस वर्ष यह कितना हो गया है, बताना 74%। खैर, इन सब चीजों को समझने के लिए आपको एक बात समझना पड़ेगा, वो क्या, कि सरकार अपना कामकाज को कैसे बांटती है। देखिए, सरकार अपने नीति में स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर तय कर रखी है, जिसमें वो बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कम से कम एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज रहेगी और ज्यादा से ज्यादा 4 रहेगी, और अगर उससे अधिक होगी तो उसे हम प्राइवेटाइज कर देंगे। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट सोचती है। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसमें सबको प्राइवेटाइज किया जाएगा समय समय पर, मार्केट कंडीशन को देखकर। ठीक है, तो ऐसा वो सोचते हैं, सरकार सोचती है। पैसा अच्छा मिल रहा होगा तो उसे बेच दिया जाएगा, ठीक है, उसे कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, उसे स्ट्रेंथन दिया जाएगा, है ना, ताकि उसका जो व्यापार है उसका व्यापार का साइज को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। मतलब उसका व्यापार को बढ़ाने का प्लान है गवर्नमेंट को। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इस बात को पूरी ध्यान से सुनिएगा कि सरकार यह सोचती है कि आम आदमी जो टैक्स के रूप में पैसा देती है उस पैसे का खर्च रेल, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी चीजों पर खर्च किया जाना चाहिए, ना कि किसी ऐसे एयर इंडिया या फिर कोई ऐसा बैंक जो बिल्कुल घाटे में चल रहा है उसके सैलरी के लिए खर्च करे, है ना। समझ में आया। तो ये चीजें, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा गवर्नमेंट सोचती है कि ये जो एयर इंडिया है या जो कोई बैंक है जो घाटा में चल रही है उसको हम सैलरी दें, इससे अच्छा है कि हम अपने जो देश के रेल, रोड हैं उन सब पर खर्च करें, है ना। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई कंपनी घाटा में जाएगी तो उनके ऊपर जो खर्च होंगे उससे बचेंगे हम, है ना। तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको बेच देती है। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन
लंबे समय से नहीं चल रहे हैं या घाटे में चल रहे हैं, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी इसे चला सकता है तो चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रॉफिट कमाएगा तो पक्का पक्का वो देश को टैक्स देगा, है ना, जो कि आमदनी होगा सरकार के लिए। तो सरकार ऐसा सोचती है, इसलिए आप सुनते होंगे कि सरकार एयर इंडिया बेच दी, वहां के एम्प्लॉय को रोजगार नहीं मिला। मैं उन चीजों पे नहीं आ रहा हूं, पर ऐसा चीजें लोगों से सुनने को मिलता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से 74% हो गया एफडीआई। अब देखिए, इसको करने से क्या मतलब, गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि इन्वेस्टमेंट भी आएगी और इससे इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ भी होगी, मतलब प्लस में रोजगार भी मिलेगा। इसमें एक जरूरी बात जो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो उन्होंने एक जरूरी बात कहा वो ये कि इस सेक्टर में 50% भारत के मूल के रहने वाले लोग रहेंगे। समझ में आया या नहीं आया? यही कि इसमें ये जो 74% जो एफडीआई है ना, इसमें 50% पीपल विल बी फ्रॉम आवर कंट्री, ठीक है, जो कि सच में मतलब एक बहुत बड़ा उनके द्वारा उनको जो मिलने वाला है पैसे, वो सच में देश में ही रहेगा, मतलब देश का पैसा देश में ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो मतलब यहाँ के नागरिक रहेंगे जो कि डेफिनेटली कंट्रोल बना रहेगा, पक्का है कि वो कंट्रोल बना कर रखेंगे। तो देश के हाथों में ये चीजें रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका एक बड़ा हिस्सा इसी देश में रहेगा, है ना। समझ में आया नहीं आया कि जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका एक पार्ट, एक बड़ा हिस्सा इसी देश में रहेगा, ठीक है। इस बजट के माध्यम से हमारे वित्त मंत्री ने यह कोशिश किए हैं कि देश की जो ग्रोथ है ना वो बना रहे, कंपनीज की ग्रोथ भी हो और सरकार को कोई नुकसान ना हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद, वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार एयर इंडिया बेच रही है, तो आप यह भी सोचिए कि हर वर्ष सरकार को एयर इंडिया में हजारों करोड़ रुपया डालना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। किसान से लेकर कारोबारियों तक सबके लिए कुछ ना कुछ हमारे इस बजट में था, शामिल किया गया था। लेकिन मिडिल मैन जरा सा पैनिक फील कर रहे हैं। मिडिल मैन सोच रहे हैं कि कोविड-19 के बाद उन्हें कुछ टैक्स में छूट मिलना चाहिए था, लेकिन उनको छूट नहीं मिला, है ना, लेकिन उनको छूट नहीं मिला, ये मिडिल मैन सोचते हैं। तो साहब, मिडिल मैन तो वैसे भी क्या होता है ठीक है। अब मैं आप सभी से बात कर रहा हूं, मेरे प्यारे छात्रों जिनको मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया, ये चैप्टर हैं आपके, इसलिए जरा आप समझिएगा कि आपने जो चैप्टर में जो आपको मिलता है वो टॉपिक है या नहीं है, उन चीज को आप देखिएगा। क्या आपके कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट नाम का टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ जो गवर्नमेंट बजट है वो दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट दिया हुआ है, बजट रिसीट जिसमें कि आप रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, क्या हमने अभी उन सब चीजों को डिस्कस किया था? बताइए बताइए, किया था या नहीं किया था? बोलो, किया था या नहीं किया था? अपने सारे मित्र को भेज देना जिन्होंने आपके कोचिंग में क्लास किया है और जो इकोनॉमिक्स रखे हैं पर कहीं और भी पढ़ते हैं, जिनको उनको भी कुछ नॉलेज शेयर करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए कि हमने आपको बताया था कि बजट रिसीट में दो होते हैं, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर में, बजट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब बजट डेफिसिट क्या होता है? ये जो रेवेन्यू डेफिसिट होते हैं, फिजिकल डेफिसिट होते हैं, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारे कुछ हमने आपको बताया है क्लास के दरमियान। यहाँ पर मैं आपको पूरी चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे चले जाएंगे, वैसे भी बहुत लंबे हो चुके हैं। तो ये सब चीजें आपको हमने पहले ही क्लास में बता रखा है। इसके बाद बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड बजट बताया था, याद होगा, है ना? याद है या नहीं है? याद करो वो दिन जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया करता था, इकोनॉमिक्स, है ना, और कहता था कि दोस्तों 1 फरवरी ही वह तारीख है जब हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, बजट को पेश करते हैं, या नहीं है? बताओ, बताए थे या नहीं बताए थे? अब तुम ही लोग बताओगे कि हम बताए थे या नहीं बताए थे। अच्छा, एक बात बताइए, ये भाई साहब जो आपको बताएं वो पूरा कुछ समझ में आया या नहीं आया? अरे भैया भैया सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूं क्या होता है बजट। जो बजट होता है ना, बस हिसाब किताब होता है।
जैसे मान लियो आपके जेब में कुछ नटवा है, उसको खर्च करना है, तो ऐसा समझो ना कि अगर सोच समझ के खर्चा करेंगे तो खर्चा का पता चलेगा कि नहीं चलेगा, बताइए, पता चलेगा ना। हाँ, तो यही है बजट। और दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये टॉपिक खत्म होता है यहीं पर, हमारा ये सफर खत्म होता है, परंतु हम बने रहेंगे आपके साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते रहेंगे। बहुत ऐसे चीजें आपके साथ हम जो कि मोटिवेशनल होंगे, जो कि नॉलेजेबल होंगे, जो आपसे जुड़े होंगे, हम वो इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करते रहेंगे। और आप इस इंफॉर्मेशन को अपने आसपास, अपने दूर, वहां पर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।